वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले हमने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन के जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और लिखित मॉडल पेपर दोनों प्रकार के मॉडल पेपर आपको दे दिया गया है। कंसेप्चुअल जो है फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन जिसका नाम है, पेपर का नाम क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। तो इस पेपर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हालांकि जो है ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन जो है पेपर 1 या पेपर 2 जो भी होगा सब यहीं से लगभग पूछा जाएगा। तो इससे पहले आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मतलब कि पेपर 1 क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्टिव चाहे पूछा जाए चाहे लिखित पूछा जाए, तो उन दोनों के लिए प्रॉपर तरीके से मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम सेमेस्टर के। ठीक, और वहीं आपको बता दूं कि इसका प्रथम भाग जो था, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर प्रथम लिखा है, P1 लिखा है, तो ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं इस समय लगातार। तो उसकी ये शिक्षा शास्त्र की जो है आज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने इसमें लगभग 121 प्रश्नों तक या 125 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो अब हम उसके आगे के प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ओके, तो इन प्रश्नों को हमने देख लिया था, बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा है, तो अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न उसमें हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 125 के बाद से जो प्रश्न पूछे गए जाएंगे, आप मतलब 100 हमारे हिसाब से जो बहुत सारे प्रश्नों को आपको करवा दिया जाए, उसके बाद में अब उसी में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग करते रहिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे भाई बंधु, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हालांकि चलिए 100 जो है 25 तक या 122 तक हुआ था, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए 121 तक तो मुझे ध्यान है कि हमने पढ़ाया था। अब बाकी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए हम 122 से आपको पढ़ा देते हैं। 122 पहला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, और ये बता दूं आपका एजुकेशन बीए प्रथम सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। तो एजुकेशन बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम सेमेस्टर की के लिए लाभान्वित होगा डीडीयू या फिर राम मनोहर लोहिया, या इसी प्रकार से सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय जो है, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और उस कानपुर विश्वविद्यालय, या इसी प्रकार से आगरा वाली विश्वविद्यालय, मतलब कि कोई भी विश्वविद्यालय हो मतलब कि, तो उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अभी डीडीयू के पेपर चल रहे हैं, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग देख करके जाइएगा, पेपर में लगभग यहीं से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो आप लोग वीडियो को पूरे के पूरे प्रश्नों को जरूर देखेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, मतलब 122 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है? ऑप्शन ए है गतिहीनता, ऑप्शन बी है अमूर्तता, ऑप्शन सी है मूर्तता, और ऑप्शन डी है व्यक्तिहीनता। तो कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है? तो समुदाय में क्या पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? समुदाय में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? समुदाय एक मूर्त व्यवस्था होती है, अर्थात समुदाय की अगर बात की जाए तो समुदाय में क्या पाई जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? मूर्तता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? मूर्तता पाई जाएगी। चूंकि समुदाय क्या होता है? समुदाय आपका क्या है भाई? ये विशेषता होती है इसकी कि ये मूर्त होता है। समुदाय आपको दिखाई पड़ेगा, जबकि जो समाज वगैरह है, समाज हो गया आपका, और संस्था है, तो संस्था और समाज ये अमूर्तता है, अमूर्त प्रक्रिया है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 123 नंबर प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है भाई? अनौपचारिक शिक्षा की जो विशेषता है वो शिक्षण अनिश्चित काल तक इसमें चलता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अनिश्चित काल तक शिक्षा जो है, शिक्षण काल जो चलता रहता है, मतलब अनौपचारिक शिक्षा में ये पता ही नहीं चलता कि हाँ आपकी परीक्षा मतलब कि आप पढ़ के जो है कंप्लीट कभी नहीं कर सकते, आप जीवन पर्यंत जो है शिक्षा चलती रहती है। 124 नंबर प्रश्न है कि निम्न विचारों में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है स्कूल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। ऑप्शन बी है आपका स्कूल ज्ञान बेचने की दुकान है। ऑप्शन सी में आपको दिया है स्कूल बालक के विकास हेतु ज्ञान देने का प्रयत्न है। और ऑप्शन डी में आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी में आपको मिलेगा क्या? कि स्कूल का समुदाय से घनिष्ठ संबंध है। क्या? स्कूल का समुदाय से घनिष्ठ संबंध है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? स्कूल जो होता है ज्ञान बेचने की क्या है भाई? एक दुकान होती है। हमने आपको शुरुआत में बताया था, दुकान से तुलना करी थी ना आपको, एक वीडियो हमने बताया था जिसमें जॉन डीबी ने दुकान बताया था इसको। तो स्कूल ज्ञान बेचने का क्या है भाई? एक दुकान है। स्कूल शिक्षा का अनौपचारिक साधन तो है ही नहीं, औपचारिक साधन, इसीलिए गलत हो जाता है। स्कूल बालक के विकास हेतु ज्ञान देने का प्रयत्न है, तो ये भी आपका मतलब कि जो है असत्य है पूछा गया है ना, सॉरी असत्य पूछा गया है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन असत्य है। तो स्कूल जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है, ये भी गलत हो सकता है। स्कूल ज्ञान बेचने की दुकान है, स्कूल बालक के लिए ज्ञान हेतु प्रयत्न, मतलब ये भी सही है। स्कूल का समुदाय से घनिष्ठ संबंध है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और ये ज्ञान बेचने की दुकान मुझे भी करेक्ट लग रहा है। स्कूल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन नहीं है। ठीक,
तो ऑप्शन इसका ए होना चाहिए। ओके, हालाँकि उसमें हमने बी बताया होगा, तो बी या ए में से कोई एक आप मार सकते हो, लेकिन वहीं जॉन डीबी ने इसको बताया है कि हाँ, स्कूल ज्ञान बेचने की दुकान है, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं लग रहा, तो ऑप्शन बी लगाइए। किताबों वगैरह में आपको ऑप्शन बी मिलता है, तो चलिए बी ही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन आपको हमने प्रश्न रख दिया कि हो सकता है पूछ ही लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 125 नंबर देखेंगे। स्कूल को प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रश्न है कि स्कूल को मतलब कि समुदाय को स्कूल के निकट किन उपायों के द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है स्कूल के समुदाय की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षकों को अभिभावकों से मिलते रहना चाहिए। ऑप्शन सी है कि स्कूल सामाजिक क्रियाओं का विमोचन करें। तो ये समुदाय को स्कूल के निकट ला सकते हैं। तो ये 3 उपाय में से कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि किए जा सकते हैं ताकि जो है समुदाय है वो स्कूलों के निकट आएँ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? स्कूल के समुदाय की समस्याओं का समाधान करना चाहिए स्कूल को। तो स्कूल के समुदाय की जो समस्याएँ हैं, उनको समाधान अगर कर लिया जाएगा, तो समुदाय को स्कूल के निकट हम लोग ला सकते हैं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 123 26 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन-सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन-सा असत्य मतलब कि कौन-सा सत्य है? ऑप्शन ए दिया है समुदाय शिक्षा की का एक महत्वपूर्ण जो है तार्किक मतलब क्या लिखा है यहाँ पर सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन होता है। समुदाय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सक्रिय और अनौपचारिक साधन होता है। ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन आपको दिया है मेरे पास, तो ये बिल्कुल सही आपको लग रहा है क्योंकि इस समुदाय जो होता है ये अनौपचारिक साधन ही होता है, तो पहला सही है बिल्कुल। दूसरा है आपका कि प्रत्येक बालक वैसा ही बन जाता है जो समुदाय बनाना चाहता है, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। अगला है कि समुदाय में रहते हुए बालक की प्रकृति, विचारधारा तथा चरित्र का निर्माण होता है, बिल्कुल ये भी होता है, तो यानी कि डी में आपको दिया है ऊपर सभी यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का बालक पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है बालक की शिक्षा विद्यालय के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है तो ये पहला सही लग रहा है बिल्कुल मुझे। अगला प्रश्न है कि बालक मतलब अगला ऑप्शन है आपका कि बालक की व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, व्यवसाय भी शिक्षा के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं। तीसरा है कि बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, ये भी इस पर भी पड़ता है चूँकि। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है आपका उपर्युक्त डी, मतलब उपर्युक्त सभी। ओके, डी ऑप्शन। 128 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समुदाय के क्या कार्य हैं? प्रश्न है आपका कि शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समुदाय के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए है विभिन्न स्कूलों का निर्माण करता है, या बी है आपका कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करके शिक्षा पर नियंत्रण भी रखता है, या ऑप्शन डी है मेरे प्यारे दोस्तों आपका मतलब ऑप्शन सी है समुदाय के नागरिकों तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग स्थापित करना। शिक्षा के तीनों जो है जो है मतलब शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समुदाय के ये कार्य होते हैं, विभिन्न स्कूलों का निर्माण करें ये सब। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न 129 नंबर प्रश्न देखेंगे, समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? ऑप्शन ए दिया है एक साथ रहना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, और ऑप्शन बी है एक साथ सेवा करना, ज़रूर। जो है समुदाय आप देखेंगे तो सर्विंग होता है, कम्युनिटी जो है काम प्लस म्यूनिस से बना है, और म्यूनिस मतलब होता है सर्व, सेवा वगैरह करना, ठीक है? तो एक साथ और कॉमन होता है टुगेदर, तो टुगेदर अर्थात एक साथ सेवा करने को ही हम समुदाय कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है यही होता है। तो एक साथ सेवा करना ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 130 नंबर देखें, बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न है कि मनुष्य स्वभाव से क्या है? मनुष्य जो है स्वभाव से क्या है? पशु है, या सामाजिक प्राणी है, या असामाजिक प्राणी है, फिर जंगली है? तो मनुष्य स्वभाव से जन्म से पूछता तो क्या होता भाई? पशु होता। मनुष्य जन्म से क्या होता है भाई? पशु होता है। लेकिन 130 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य जो है स्वभाव से क्या है? तो स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था क्या कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि परिवार किसमें सबसे छोटा समूह है? क्या परिवार किसमें सबसे छोटा समूह होता है? परिवार किसमें सबसे छोटा समूह होता है? ऑप्शन ए है समाजों में होता है, या फिर देश में होता है, या समुदायों में होता है, या संस्थाओं में होता है? तो परिवार जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो है समुदायों की सबसे छोटी मतलब सबसे छोटा समूह जो होता है समुदायों में, वो क्या होता है? परिवार ही होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या समुदाय में? ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि विद्यालय और समुदाय में क्या पारस्परिक संबंध है? विद्यालय और समुदाय में क्या पारस्परिक संबंध होते हैं? ऑप्शन ए है कि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऑप्शन ए में दिया है।
ऑप्शन बी में दिया है आपका कि दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। करेक्ट आंसर यही होगा आपका बी वाला, क्योंकि दोनों जो होते हैं विद्यालय और समुदाय, अगर विद्यालय नहीं रहेगा तो समुदाय का एक प्रकार से हो सकता है कि उतना सही तरीके से समुदाय अस्तित्व में ना रहे। अगर जो है समुदाय नहीं रहता तो विद्यालय भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है। तो इन दोनों का एक प्रकार से पारस्परिक संबंध है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। तो एक दूसरे के जो है क्या होते हैं भाई, अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। ओके, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं। अभिप्रेरणा जो है शिक्षा शास्त्र में एक चैप्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे शायद उसको। तो जो है अभिप्रेरणा जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट ऑफ शिक्षण। ओके, अर्थात मतलब शिक्षण का या टीचिंग का जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ये अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जब तक किसी को नहीं दी जाती है तब तक वो शिक्षक या चाहे स्टूडेंट हो तो सभी को मोटिवेशन जरूरी है। 133 नंबर प्रश्न आपका है कि शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए समुदाय तथा विद्यालय को संयुक्त रूप से किसका निर्वाह करना चाहिए। तो किसका निर्वाह करना चाहिए भैया, तो शैक्षिक उत्तरदायित्व का अगर निर्वाह करें शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, जो शैक्षिक उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह किया जाए तो निश्चित तौर पर समुदाय तथा विद्यालय को संयुक्त रूप से जो है मतलब शिक्षा को हम प्रभावी बना सकते हैं। अगर समुदाय और विद्यालय संयुक्त होकर के शैक्षिक उत्तरदायित्व का पालन करते हैं तो हम शिक्षा को प्रभावी जरूर बना सकते हैं। ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 134 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार धर्म का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सदाचार, बी है नैतिकता, सी है सदाचार एवं नैतिकता और ऑप्शन डी है पूजा पाठ। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सदाचार एवं नैतिकता। गांधी जी के अनुसार धर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सदाचार एवं नैतिकता। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने 135, धर्म तथा नैतिकता में पारस्परिक संबंध क्या है। तो भाई इसमें जो पारस्परिक संबंध होता है धर्म और नैतिकता में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, पूरक होते हैं। ऑप्शन इसका यही में दिया है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़ते हैं, 136 नंबर प्रश्न आपका वेट कर रहा है, आपकी नजरें इस पर जरूर पड़ रही होंगी। क्या लिखा है कि विद्यालय शिक्षा का कैसा अभिकरण है मेरे प्यारे दोस्तों। अभिकरण है, कैसा है। ऑप्शन ए औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है निष्क्रिय या फिर है डी अनियमित। तो विद्यालय जो है शिक्षा का कैसा अभिकरण है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है औपचारिक। हमने शुरुआत में ही बताया था आपका विद्यालय जो है या स्कूल जो होते हैं वो औपचारिक साधन होते हैं शिक्षा के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 137 नंबर प्रश्न है, परिवार शिक्षा का कैसा अभिकरण है। तो परिवार शिक्षा का कैसा अभिकरण है मेरे प्यारे दोस्तों, तो परिवार जो होता है वो अनौपचारिक होता है। ठीक, ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के मतलब कि अनियोजित साधन नियोजित साधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यह कथन किसका है। क्या है भाई कि शिक्षा के अनियोजित साधन जो होते हैं ना वो नियोजित साधनों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अधिक जो है क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यह कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों किसने, तो जॉन डीबी महोदय का ही ये कथन है। ऑप्शन ए में ही दिख रहे हैं जॉन डीबी, यही करेक्ट आंसर होगा। 139 नंबर आप देखें और आप बड़े ही उत्सुक हैं इन प्रश्नों को जो है लगातार कितना जल्दी कोई दूसरा प्रश्न आए और मैं करता रहूं, आपके मन में चल रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें ताकि एग्जाम्स में एक भी प्रश्न ना छूटे। जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्र हैं, भाई बहनें हैं, उनके दिमाग में ही चल रहा है कि सर जी कितना प्रश्न बता दें और कितना मैं पढ़ लूँ। तो धन्य हैं आप लोग, ऐसी पढ़ाई अगर करते हैं, अगर ऐसी सोच है आपकी कि जितना सर जी पढ़ा दें उतना पढ़ लें, तो एक प्रकार मतलब कि कितना ज़्यादा पढ़ा दें, कहने का मतलब मेरे ये है, सेंस समझिएगा कि कितना ज़्यादा पढ़ा दें, मतलब कि टीचर को ज़बरदस्ती पढ़वाओ, ये एक प्रकार से एक स्टूडेंट की कला होनी चाहिए। स्टूडेंट जो है अगर टीचर से क्लास ज़बरदस्ती नहीं लेवा मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि दिलवा पा रहा है अन्य बच्चों को, तो समझिए वो स्टूडेंट नहीं। अगर आप क्लास में थोड़ा सा तेज़ हैं या फिर पढ़ने में अच्छे हैं तो तुरंत जो है टीचर के पास, अरे चलो साहब काहे बैठी हो, अरे चाय वाय बाद में पी लेना, चलो पढ़ाओ पहले, हैं? ऐसे जा करके तुरंत बोलिए कि हाँ सर जी पढ़ाओ चल करके। अब सर जी एक प्रकार से चलेंगे पढ़ाने, हाँ, तुमको निगाह में रखे रहेंगे कि हाँ बेटा मिलो किसी दिन फिर बताते हैं तुमको। चलिए 139 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि भारतीय संविधान का क्या स्वरूप है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष है, तो भाई धर्मनिरपेक्ष ही है, ऑप्शन इसका यही करेक्ट है, धर्मनिरपेक्ष है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान का क्या स्वरूप है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न एक जो है और दिया है, धर्मनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष दिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे धर्मनिरपेक्ष और व सापेक्ष दोनों है। भारत जो है लगभग बात की जाए भारतीय संविधान जो है धार्मिक रूप से किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देता है ना किसी धर्म को रोकता है, तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष भी है और सापेक्ष भी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सी आप ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपको सी ऑप्शन नहीं मिलता तो आप धर्मनिरपेक्ष लगाइएगा। ओके,
अगला प्रश्न है आपके सामने, ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष ही लगाइएगा, सापेक्ष उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट आपका निरपेक्ष है। 140 है आपका कि व्यक्ति की 3 मौलिक अवस्थाएँ मतलब आवश्यकताएँ क्या होती हैं? तो रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान किस में दिया? रोटी, कपड़ा, मकान, ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर होगा। तो 140 का क्या होगा भाई? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रोटी, कपड़ा, मकान ये हर व्यक्ति की क्या होती है? मौलिक अवस्थाएँ होती हैं। ये फंडामेंटल जो है नीड्स होती हैं हर प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो। ओके। 141 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। थॉमसन के अनुसार विद्यालय का कौन-सा कार्य है? थॉमसन के अनुसार विद्यालय का कौन-सा कार्य है? ऑप्शन ए है जीवन यापन, ऑप्शन बी है मानसिक प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है कला कौशल प्रशिक्षण और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक ज्ञान। तो थॉमसन के अनुसार जो विद्यालय का कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या है? मानसिक प्रशिक्षण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 142 एक कथन का है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि घर जो होता है बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान तथा प्रथम विद्यालय होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस सीरीज इन दिस वीडियो। आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को तो बिल्कुल भी आप लोगों को रट लेना चाहिए, एग्जाम्स में आ सकता है कि घर जो होता है बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और क्या होता है? साथ ही साथ जो घर ही होता है वो बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है। माता जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम टीचर होती है। तो ये सब पूछे एग्जाम्स में तो आप बड़े ही आसानी से बता दीजिएगा। हालांकि प्रश्न पूछा गया है कि घर बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है तथा प्रथम विद्यालय भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी महोदय का है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। पेस्टोलॉजी ने इस बात को कही थी। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 143 नंबर प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में किसका योगदान होता है? परिवार का योगदान होता है मेरे भाई, या फिर विद्यालय का योगदान होता है, या आपको दिया है परिवार और विद्यालय दोनों का योगदान होता है, या उपरोक्त में से किसी का नहीं होता है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई इसका सी आंसर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि परिवार तो होता है लेकिन विद्यालय का भी योगदान होता है। इसीलिए बालक के जब व्यक्तित्व अर्थात जब उसका व्यक्तित्व अर्थात जब उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फैमिली एंड स्कूल दोनों एक प्रकार से 50-50% की भूमिका निभा रहे होते हैं। और बाकी जो 0% मतलब 50 क्या है, मान लेते हैं 48 उसने निभाया तो 48 वही निभाता है। बाकी जो 4 बचा उसमें सब आ जाते हैं, क्रीड़ा समूह वगैरह सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आस पड़ोस सब। 144 नंबर प्रश्न है कि बच्चे का प्रथम विद्यालय क्या होता है भाई? तो हमने अभी भी बताया बच्चे का प्रथम विद्यालय क्या होता है भाई? परिवार जो होता है बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 145 नंबर, किस विद्वान ने अपने द्वारा संचालित विद्यालय का नाम बचपन का घर रखा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी रट लीजिएगा। एग्जाम्स में आ सकता है कि किस विद्वान ने अपने द्वारा संचालित विद्यालय का नाम बचपन का घर रखा है। इस पर स्टार लगा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम्स में फंसेगा। 145 नंबर प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो विद्वान है वो मांटेसरी। मांटेसरी जो मेरिया मांटेसरी जो मैडम है, इन्होंने जो है अपने द्वारा एक संचालित विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम बचपन का घर रखा। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 146 नंबर प्रश्न है कि मैकाइबर एंड पेज एक थे, क्या थे? वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक थे? तो मैकाइबर और पेज मेरे प्यारे दोस्तों ये समाजशास्त्री है मूल रूप से। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 147 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से औपचारिक शिक्षा के साधन नहीं है। क्या? निम्न में से औपचारिक शिक्षा के साधन नहीं है। तो औपचारिक भैया क्या हो जाएगा आपका? वाचनालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा आपका। ठीक है, आप और देखिएगा जो है पुस्तकालय हो सकता है क्या? 147 का क्या बताने का प्रयास करें? वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, बिल्कुल ये तीनों होंगे आपके। ठीक है, राज्य नहीं होगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न 148 है कि निम्न में से औपचारिक शिक्षा के साधन है। ऑप्शन ए मनोरंजन केंद्र, बी है पाठशाला, सी है परिवार और डी है संग्रहालय। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है भाई? अनौपचारिक शिक्षा के साधन कौन से हैं? 148 का करेक्ट आंसर होगा आपका। जो अनौपचारिक साधन है वो क्या है भाई? परिवार जो होता है ये शिक्षा का अनौपचारिक होता है। पाठशाला, संग्रहालय और मनोरंजन केंद्र भी आपके मतलब औपचारिक साधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला है 149 नंबर प्रश्न है कि जो है निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन है? शिक्षा प्रसार का कौन सा औपचारिक साधन है भाई? तो मदरसा जो होता है ये शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन होता है।
ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। मतलब ये अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अनौपचारिक औपचारिक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बता दिया, हो सकता है उसमें दूसरा ऑप्शन दे, तो आप लोग सचेत रहिएगा कि हाँ दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, ठीक। 150 है कि शिक्षा दिवस किस महान पुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया कि विद्यालयों में जो है एनसीसी का खर्चा कौन वहन करता है? क्या एनसीसी का खर्चा जो है वो कौन वहन करता है विद्यालय में? जो विद्यालय में एनसीसी का जो ड्रेस पहने आप देखते हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के होते हैं, पुलिस जैसी वर्दी दिखती है, लाल लाल ऊपर जो है झंडी लगी होती है टोपी में, तो वो जो है उसका खर्चा जो है कौन देता है? राज्य देता है, विद्यालय देता है, फिर स्वपोषित संस्थाएं देती हैं, फिर फौजी देते हैं। तो ये जो होता है राज्य देता है, विद्यालयों में जो एनसीसी का खर्चा होता है वो राज्य देता है, ओके, राज्य सरकार देती है। अगला 152 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो प्रश्न भी ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, कथन किसका है? तो ये कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों हर्बर्ट महोदय ने। किसने? हर्बर्ट ने, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। क्या कहा था? कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना होता है। 153 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि प्रजातांत्रिक देश में देश तथा समाज की सेवा किस प्रकार के नागरिक कर सकते हैं? ऑप्शन ए सदचरित्र, बी है दुष्चरित्र, ऑप्शन सी है अनैतिक और डी है समाज विरोधी। तो आप बताएं प्रजातांत्रिक देश में देश का तथा समाज की सेवा किस प्रकार के नागरिक कर सकते हैं? तो सभी को पता होगा आंसर, जो सच्चरित्र व्यक्ति होंगे सदचरित्र वाले वही कर पाएंगे ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 154 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि भारत में गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के पोषाकार के द्वारा, या फिर विद्यालय पोषाकार के द्वारा, या संस्थागत पोषाकार के द्वारा, धार्मिक संस्था के द्वारा। तो भारत में गैर सरकारी जो विद्यालय होते हैं उसमें जो कार्यरत शिक्षक होते हैं उनको जो वेतन मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मिलता है आपको राज्य के पोषाकार के द्वारा। ओके, राज्य के पोषाकार के द्वारा, ऑप्शन ए में मिला है, ओके। अगला प्रश्न 155 नंबर प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 155 नंबर प्रश्न है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी, ऑप्शन ए है दास्तान, बी है एमिल, सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो भाई एमिल जो पुस्तक है ये थी, ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 156 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का मतलब कि कौन सी शिक्षा का समाज पर प्रभाव है? ए है सामाजिक नियंत्रण, बी है सामाजिक परिवर्तन, सी है आपका बालक का समाजीकरण, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो कौन सी शिक्षा समाज पर प्रभाव डालती है भाई? तो ये सभी शिक्षाएं जो होती हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। शिक्षा का समाज पर जो प्रभाव होता है, शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है, बालक का समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन जो होता है, वो भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। 157 नंबर प्रश्न है कि पुस्तकालय शिक्षा का अधिकरण है क्या? पुस्तकालय शिक्षा का अधिकरण है, कैसा अधिकरण है? सक्रिय है, औपचारिकेतर है, या फिर औपचारिक है, अनौपचारिक है? तो पुस्तकालय जो होता है वो शिक्षा का मेरे प्यारे दोस्तों औपचारिक साधन होता है, ऑप्शन डी में दिया है, यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 158, शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का योगदान क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा पर नियंत्रण करना, बिल्कुल होता है आपका। बी है विद्यालय पर नियंत्रण, ये भी करता है समुदाय। और तीसरा क्या है? शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था, बिल्कुल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। 159 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, कथन किसका है भैया? शिक्षा जो होती है वो सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, कथन कहा था ओटाबे ने। किसने? ओटाबे ने, ऑप्शन बी में दिए हैं ओटाबे। अगला प्रश्न 160 नंबर, सांस्कृतिक मूल्यों का अर्थ है। सांस्कृतिक मूल्यों का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया है सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम और आदर्श, यही करेक्ट आंसर होगा, सांस्कृतिक मूल्य ही होते हैं, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 161 नंबर, 161 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसे प्राप्त व प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए है सचेतन के द्वारा, मतलब सचेतन प्रयासों के द्वारा, या ऑप्शन बी है अचेतन प्रयासों से, या डी है उपयुक्त दोनों से, या डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 161 नंबर प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका से औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसे प्राप्त हुआ प्रदान किया जाता है सचेतन प्रयासों से, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 162 नंबर आ चुका है
कि औपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? परिवार है, समुदाय है, खेल का मैदान है या विद्यालय है? तो औपचारिक शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है वो विद्यालय होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है भाई, कैसे प्राप्त होती है? अनायास प्राप्त होती है, आकस्मिक प्राप्त होती है या अनियोजित प्राप्त होती है या फिर इन सभी तरीके से प्राप्त होती है? तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह अनियोजित होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अनियोजित तरीके से प्राप्त होती है, कोई नियोजन नहीं होता, कोई आयोजन नहीं होता इसका वैसे। ठीक। 164 नंबर प्रश्न देखो भाई। 164 नंबर प्रश्न है कि अनौपचारिक शिक्षा चलती है। सब समझ लो, एक कई जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को मिल रही होंगी। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर डाला है उसको देख लीजिएगा, जो लिखित वाला पड़ा उसको देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की क्लास जल्दी ही आपके समक्ष दे दूंगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो अनौपचारिक जो है शिक्षा चलती है। अनौपचारिक शिक्षा कैसी चलती है भाई? जीवन प्रयत्न तक चलती है। ऑप्शन डी में दिया है जीवन प्रयत्न। ओके, अगला प्रश्न 165 के निम्न में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा का पर्यायवाची है? ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, बी है आपका मुक्त अधिगम, सी है स्वतंत्र अधिगम और डी है उपरोक्त सभी। तो दूरस्थ शिक्षा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? पत्राचार शिक्षा जो होती है दूरस्थ शिक्षा का क्या है? एक पर्यायवाची शब्द बना। 166 नंबर प्रश्न है कि संविधान की किस धारा में यह घोषणा की गई है कि संविधान लागू होने के समय 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जाएगा। 10 नहीं है यहाँ पर, 10 वर्ष शायद नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से जो देखते हैं तो धारा 45 में ये बात कही गई है। लेकिन आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य जो होगा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। यह बात जो है अनुच्छेद 45 के धारा 45 में बताई गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत में इन बातों का जो है जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 167 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय साधन नहीं है भैया? तो पर्वत जो होता है स्थानीय साधन है, जबकि संग्रहालय, पुस्तकालय, ग्राम पंचायत ये सब स्थानीय साधन होते हैं। पर्वत जो होता है स्थानीय साधन नहीं होता है। 168 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि वे अधिकार जो हमारी क्या भाई? वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है। वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं के अधिकार कहते हैं या मानवाधिकार कहते हैं या राज्य के अधिकार या राष्ट्र के अधिकार कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मानवाधिकार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमको मिलते हैं, जो सभी नागरिकों के लिए समान होते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वह एक प्रकार से कोई बेचारा गरीब आदमी हो, और चाहे वो बहुत मीडियम वर्ग का आदमी हो, सभी के मानवाधिकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानवाधिकार आयोग भी है, उसने अपने नियम कायदे भी बता दिए हैं। कौनो देश अगर अपने जो है सरकार जो है अपनी जनता को मारती पीटती है तो उसके लिए मानवाधिकार आयोग तुरंत जो है सरकार के खिलाफ एक्शन ले लेता है। 159 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस धारा में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? बताने का प्रयास करें। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है आपकी वीडियो को सेट करने में, तो आप लोग जो है एक प्रकार से थोड़ा सा मेहनत की लाज रखो और वीडियो को शेयर वगैरह करो। और जब भी आप लोग देखते हैं कि जैसे कि अब वीडियो वगैरह मैं डालूँ, मेहनत करूँ, लेकिन मेहनत का कुछ जो है प्रतिक्रिया ना मिले मुझे, तो फिर मज़ा नहीं आता है बिना प्रतिक्रिया के। कि पता लगा कि जो है कथा पंडित जी सुना रहे हैं, कथा सुना दिया, पूरी रामायण ख़त्म हो गई। अब बीच में बाद में कौनो उठा कह रहा कि पंडित जी और तो सब ठीक है, लेकिन ये बतावा जाए कि जो है ये बतावा जाए कि जौन है सीता क्या कई मेहरारू रही, राम के रही कि रावण के रही? या इसे पूछिन कौनो कि जो है पता नहीं क्या पूछा था, थोड़ा सा दिमाग नहीं है। तो राम मारिन ना कि रावण मारिन ना, कोई इसे पूछत है। चलिए, हालांकि तो भारतीय संविधान की किस धारा में मूल कर्तव्य दिए गए भैया? तो मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं वो भारतीय संविधान की किस धारा में दिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो यहाँ पर 51 सब 15 दिया है। 15 नहीं है भैया, 51 है यार धारा, इसको थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई इसमें। तो भारतीय संविधान की किस धारा में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 51 के का में दी गई। यहाँ पर एक जो है आगे लिख गया है, 5 जो है पीछे लिख गया, 51 कर लीजिएगा सब। ठीक है, यहाँ पर धारा 51 के का, तो अनुच्छेद 51 के का में जो है
वो जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं जिनकी संख्या पहले 10 थी, बाद में चल कर के 11 हो जाती है। इन मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है भाई? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इस सभी चीज़ों को जोड़ा गया। और ये चीज़ें जो ली गई हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात की जाए तो ये जो है जो रूस है ना, उस रूस के संविधान से ली गई, यूएसए के मतलब कि यूएसए बोल रहा हूँ। अरे मतलब कि जो था, मतलब क्या नाम है उसका यार, रूस, ठीक, उसका। 170 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखें, निम्नलिखित में से किस उपाय से समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है? तो ये प्रश्न शायद हमने पहले भी जो है डिस्कस कर लिया है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उपाय से समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है? तो इन सभी समुदायों के सदस्यों को आमंत्रण दे करके, अभिभावक शिक्षक संघ बना करके, सामुदायिक समस्याओं का समाधान करके, ये डी वाला लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 171 नंबर प्रश्न है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों कहा है किसने? किम्बल यंग महोदय ने कहा। ये समाजशास्त्री हैं किम्बल यंग, और समाजशास्त्र का ही एक कथन है ये। ओके, समुदाय समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर समुदाय और शिक्षा एक आपका टॉपिक है प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बताना जो है पड़ रहा है मुझे। 172 नंबर प्रश्न है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है भाई? समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपकी जो व्यक्ति होता है, ये समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 173 नंबर प्रश्न है कि भारत जो है माताएं क्या है भाई? प्रश्न है आपके समक्ष कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। यह कथन किसी विद्वान ने ही कहा था, और वह विद्वान कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? वह विद्वान है आपके फ्रोबेल महोदय। ऑप्शन इसका कौन होगा? सी। ओके, अगला अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, और ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय। कथन तो हमने अभी भी पहले बताया था। किसने कहा भैया? तो किसने कहा है इसको? पेस्टलॉजी, बिल्कुल हाँ, पेस्टलॉजी हमने बताया भी था आपको भी। अगला प्रश्न आपके सामने 175, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल है। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जो है संबंध है। राज्य जो होगा 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करेगा? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये बात बिल्कुल से क्या है भाई? अब यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसीलिए असत्य लगाएंगे। ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे भाई? बी लगाएंगे। बिल्कुल क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, असत्य है ये। ओके, और अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर नहीं लगा होता कि संबंध है कोई, मतलब शिक्षा का कोई संबंध है होता, तो आप सत्य लगाते, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है इसीलिए हम क्या लगाएंगे? नहीं लिखा है इसीलिए हम यहाँ पर असत्य लगाएंगे, चूंकि ये होता है। ओके, अगला प्रश्न है 176 नंबर। प्लेटो का ही एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? रिपब्लिक। तो एग्जाम से जो है वैसे पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है ये, वह रिपब्लिक। तो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक धार्मिक जो है मतलब दार्शनिक शासन की कल्पना की है कैसी? प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासक की कल्पना की है। तो क्या करी है? सत्य है बात, बिल्कुल करी है। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, सत्य है। अगला प्रश्न है, अरे दार्शनिक शासक का सिद्धांत ही पूरा दे दिया है इन्होंने कि ये मतलब राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए राजा का। राजा को एक प्रकार से ज्ञानी हो, राजा पढ़ा लिखा हो खूब ज़्यादा। अगला प्रश्न 177 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। यह मत किसका है? ऑप्शन है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है मिल, और डी सी है आपका ग्रीन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, यह कथन है आपका जे जो है मिल का, जे एस मिल का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट। स्वतंत्रता संबंधी विचार है मिल के, जे एस मिल के। 178 नंबर प्रश्न है कि गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार क्या है? तो गांधीवादी राज्य का जो सच्चा आधार है वो क्या है भाई? गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार, जो राज्य का आधार पूछ रहा है, तो राज्य का आधार क्या है? सहयोग होता है। राज्य का आधार क्या है? सहयोग है। ओके, बाकी अहिंसा तो उनका मूल वो था। अगला 179, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है भाई? तो जो है ऑप्शन ए है स्थान निश्चित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब समय निश्चित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है अनौपचारिक शिक्षा में। स्वतंत्र होती है शिक्षा, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो राजभाषा का दर्जा तो हिंदी को मिला है मेरे प्यारे दोस्तों। किसको मिला है? हिंदी को। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछा था कि राष्ट्रभाषा को दर्जा कौन किसी को मिला है, तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, राज्यभाषा है वो है हिंदी। ओके, 181 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौती है।
ऑप्शन ए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, बी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, या सी है शासकीय उदासीनता, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौती, ये 3 चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं लेकिन ये 3 मुख्य हैं। अगला प्रश्न है आपका 182 नंबर, किसका कथन है क्या कि औपचारिक शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय विद्यालयी शिक्षाओं से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है। वैकल्पिक शिक्षा की परिभाषा देते हुए यह कथन किसका? तो यह कथन प्रोफेसर SK दुबे महोदय ने कहा था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। अगला प्रश्न कि विद्यालय को क्या है भाई, प्रश्न है आपका 183 नंबर कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, यह मत किसका है? तो यह मत किसका है भाई? ये मत दिया था जॉन डीवी महोदय ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। 184 नंबर प्रश्न है आपका कि नॉन फार्मल शिक्षा है। नॉन फार्मल मैंने समझते हैं ना, नॉन फार्मल माने अनौपचारिक, जिसको आप कहते हैं आप नॉन फार्मल, सॉरी अनौपचारिक कहते हैं शायद, हाँ अनौपचारिक। इसे नॉन फार्मल को क्या कहते हैं भाई? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होता है। हिंदी में अंग्रेजी में नॉन फार्मल कहते हैं उसी को। 185 है कि औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है। औपचारिक शिक्षा का क्या अभिकरण है भाई? विद्यालय जो होता है वो है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। 186 कि समुदाय का शैक्षिक कर्तव्य क्या है? समुदाय का शैक्षिक कर्तव्य क्या है भाई? कि बालक के मानसिक विकास का विस्तार करे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा ये। ओके, अगला प्रश्न है 187 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन इसका जो बी करेक्ट है वही होगा, बी जो होगा वही करेक्ट है। अगला प्रश्न 188 नंबर, औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है। औपचारिक शिक्षा का अभिकरण कौन सा है इनमें से? तो विद्यालय ही है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 189 नंबर की छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? तो छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए भैया? तो आंतरिक अनुशासन उनको देना चाहिए। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 190 नंबर, जनतंत्र वह संस्कार होता है क्या? प्रश्न है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रश्न है कि जनतंत्र वह संस्कार है जो जनता को, जनता द्वारा, जनता के लिए है। कथन किसका? तो अब्राहम लिंकन का है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने ये बात कही थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पूछा भी गया था DDU में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निष्क्रिय साधन वे हैं जिसमें क्या? निष्क्रिय साधन वे होते हैं जिनमें क्या होता है? निष्क्रिय साधन वे होते हैं जिनमें अंतः क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 192 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षक के साधन हैं। विद्यालय शिक्षक के साधन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी औपचारिक। विद्यालय शिक्षक के क्या साधन है? औपचारिक साधन है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 193 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा की रक्षा क्या, शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मानता है? शिक्षा की रक्षा करो और उसका विकास करो, यह किस जो है विचारधारा की मान्यता है? जनतंत्रवादी की है, या एक तंत्रवादी की, या मध्यम मार्गीय है? तो भाई ये मध्यम मार्गीय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 194 नंबर प्रश्न आ चुका है कि शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। किसने माना है? शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। किसने माना है? तो बेंथम महोदय ने माना है। किसने? बेंथम ने। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को भीड़तंत्र किसने कहा? लोकतंत्र को भीड़, अब ये जो चैप्टर के प्रश्न है ये लोकतंत्र और शिक्षा वाला जो चैप्टर है उससे है। लोकतंत्र को भीड़तंत्र किसने कहा भैया? तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र जो कहा था किसने कहा था? सोक्रेटिस ने कहा था, सुकरात ने कहा था। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 196 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भैया? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का, जो भी आप समझ सकें, जो CJI ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वही जो होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अलग है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार आयोग होता है। 197 नंबर प्रश्न है आपका कि मानवाधिकार, भारत मानवाधिकार, अब ये जो प्रश्न आ गया है आपका मानवाधिकार हेतु शिक्षा, मानवाधिकार एवं शिक्षा, ये चैप्टर है। तो भारत मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्तर का सदस्य कब बना? तो भारत जो था वो मानवाधिकार स्तर का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सदस्य कब बना भाई? तो बना था आपका 1966 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 198 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया भैया?
तो सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं। ये जो है किसके मानवाधिकार के मानवाधिकार के द्वारा कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। उसमें जो है कुछ नियम बताए गए हैं कि किस कौन-कौन से अधिकार जो है मानव के होंगे। तो उसमें पहली जो अनुच्छेद है, पहली जो धारा है, उस मानवाधिकार आयोग के लिखित उनका संविधान है, उसमें जो है मानवाधिकार वाले संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय संविधान की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन यहाँ पर मानवाधिकार की बात करें तो सभी मानव प्राणी जो है स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, ये इसका है ऑप्शन, इसका सही करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 199 नंबर। यूनेस्को जो कि एक संस्था है, तो यूनेस्को ने ह्यूमन राइट्स मतलब कि जो मानवाधिकार है उसका उद्देश्य कब निर्धारित किया? तो कब किया मेरे प्यारे दोस्तों? 1974 में किया था। कब किया? 1974 ईस्वी के आसपास किया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ये यूनेस्को ने किया था। ओके। अगला प्रश्न है 200 नंबर प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ होता है? मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ होता है भैया? तो ऑप्शन ए है मनुष्य की कार्य क्षमता का विकास, बिल्कुल ये भी है। ऑप्शन बी है मानव शक्ति का नियोजन, ये भी होता है। नियोजन माने आयोजन करना, तो ये ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। ओके, सी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा किसने मतलब किस शिक्षाविद ने दी है? तो राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा जो दी है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दी है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है 202 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? क्या प्रश्न है भैया कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ होता है भाई? अनेकता में एकता। तो भारतीय राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? अनेकता में एकता, सॉवरेनिटी इन यूनिटी। ओके। अगला प्रश्न आपका 203 नंबर है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई? तो संविधान का मूल्य, बिल्कुल। न्याय, बिल्कुल सही है। सी स्वतंत्रता, ये तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 204 नंबर है कि राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख योगदान रहता है, किसका रहता है? शिक्षा का रहता है, शिक्षा विधियों का रहता है, फिर शिक्षक का, फिर साक्षरता का रहता है। बताने का प्रयास करें किसका रहता है भैया? तो जो है शिक्षक का रहता है। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख जो योगदान रहता है वो योगदान शिक्षक का रहता है। ओके। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 205 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता का सुझाव किसका था? मतलब राष्ट्रीय एकता का सुझाव था। ऑप्शन ए है आपका बीमा योजना लागू करना, बी है दलगत राजनीति को बढ़ावा देना, सी है निष्पक्षता की समाप्ति और डी है आपका सांप्रदायिकता की समाप्ति, मतलब समाप्ति बोल रहा हूँ, सॉरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सांप्रदायिकता की समाप्ति ही जो है राष्ट्रीय एकता का सुझाव था। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 206 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख कठिनाई कौन सी है? राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख कठिनाई है, तो क्षेत्रवाद जो होता है ये राष्ट्रीय एकीकरण में कठिनाई होती है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष 207 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। क्या राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में जो दिया वही करेक्ट आंसर होगा आपका, विभिन्नता में एकता लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 208 नंबर, थोड़ा लंबा प्रश्न है लेकिन पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। प्रश्न है भाई कि राष्ट्रीय एकीकरण को क्या है? प्रश्न की राष्ट्रीय एकीकरण को मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एकता, दृढ़ता और संबद्धता की भावना का विकास सम्मिलित होता है। यह विचार किसने दिया भैया? तो यह विचार किसने दिया है? किसने? डॉक्टर एस.सी. शुक्ला ने दिया है, या जी.एस. घुरिये ने दिया है, या डॉक्टर बेदी ने दिया है, फिर डॉक्टर के बुथौड़ी ने दिया है। किसने दिया भैया? 208 नंबर बताने का प्रयास करें तो ये जो दिया है डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने दिया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई 209 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि क्या प्रश्न है कि क्या उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक लक्षण दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उद विकास, समाजीकरण, या फिर समंजन, या फिर विस्मरण, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक लक्षण जो होते हैं वह दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं, यह जो है किस प्रक्रिया में कहा गया है? वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या? विसरण की प्रक्रिया। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा, विसरण की प्रक्रिया। 210 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में भावात्मक राष्ट्रीय एकता
कुछ ना कुछ सदैव रहती है, यह वक्तव्य किसका है? तो भारत में भावात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ ना कुछ सदैव रहती है, यह कथन प्रोफेसर हुमायूं कबीर का, किसका है? हुमायूं कबीर का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 211 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के लिए कोठरी आयोग ने संस्तुति जो है नहीं की है, या फिर की है, या संभवतः नहीं की है, या हो सकता है कि की हो। तो भाई राष्ट्रीय एकता के लिए कोठरी आयोग ने संस्तुति की थी, मतलब सुझाव दिया था। ऑप्शन इसका बी होगा, की है। ओके। 212 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता के विकास में कठिनाई है। ऑप्शन ए है सांप्रदायिकता की, ऑप्शन बी है शैक्षिक स्तर की, या बी डी है सी है आपका आर्थिक संसाधनों की, और डी है उपयुक्त तो तीनों की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? राष्ट्रीय एकता के विकास में जो कठिनाई है वो सांप्रदायिकता की सबसे ज़्यादा कठिनाई है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 213 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए छात्र की भूमिका नहीं है। छात्र की भूमिका क्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए? तो सबसे पहले आप जानें कि कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लेना, यही जो है सद्भाव के लिए छात्रों की भूमिका नहीं है, बाकी सबकी सब है। रूढ़वादी विचारों का विरोध तथा मानवतावादी मूल्यों का अनुकरण भी विश्व बंधुत्व को बढ़ाएगा, बिल्कुल ये सही है। मतलब कि सही ऑप्शन इसका क्वेश्चन का तो ये सही, बाकी ये सही कथन ये है, ये तो गलत है ये वाला। सी ऑप्शन है युवक दलों, मतलब किसी वाला भी सही है आपका, पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या लिखा है कि युवक दलों का एक देश से दूसरे देश में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान के अंतर मतलब आदान प्रदान के अंतर्गत जाना भी महत्वपूर्ण है। ये भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए छात्र की भूमिका है। चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र मित्रता की अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाने में सहयोग होगी, बिल्कुल। तो ये सब करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न 214 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है भाई? ऑप्शन ए दिया है आपका कि विभिन्न देशों की आर्थिक निर्भरता का ज्ञान बालकों को कराना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक ठाक बातें हैं। दूसरी बात है कि विभिन्न देशों के रीति रिवाज एवं धर्मों के विषय में ज्ञान कराना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी होता है सद्भावना के विकास में शिक्षक की भूमिका। अगला है कि सी ऑप्शन की विभिन्न देशों की संस्कृति व सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, तो ये भी है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 215 नंबर है कि यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, क्या यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 में जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के 1972 के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो जो है एडगर फार थे। कौन थे? एडगर फार। ऑप्शन सी में दिए हैं एडगर फार। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष 216 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की है? ऑप्शन ए है यह अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वित रूप है, बी है कि इसमें छात्र की आयु सीमा होती है, सी है कि इसके शिक्षक निश्चित होते हैं, और डी है यह औपचारिक होती है। तो भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 216 का? तो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो विशेषता होती है दूरस्थ शिक्षा की, ये अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वित रूप होता है दूरस्थ शिक्षा। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 217 नंबर, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 के प्रतिवेदन का नाम क्या था? उसके प्रतिवेदन का नाम क्या था भाई? लारिन टू बी। इसका क्या नाम था? लर्निंग टू बी। क्या नाम था? लर्निंग टू बी। ओके। ऑप्शन इसके ए में दिया है। अगला प्रश्न है आपका, मानव संसाधन के विकास से क्या आशय है? मानव संसाधन के विकास से क्या आशय है? तो इसका आशय क्या है भाई? मनुष्य की कार्य क्षमता का विकास, मानव शक्ति का नियोजन। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों का। अगला प्रश्न 219, अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल माध्यमिक परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 220 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक संस्था कब बनाया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी जिसको आप कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी जो है उसको वैधानिक संस्थान जो बनाया गया था, एक कानूनी संस्थान जो बनाया गया, वो 1953 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 221 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय क्या भाई? अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को कब वैधानिक संस्था बनाया गया? अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को कब वैधानिक संस्था बनाया गया भाई? तो कब वैधानिक संस्था बनाया गया था? सन 1887 में बनाया गया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 222 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता है। मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता क्या है भाई? ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों के लिए शुल्क मुक्ति होना, बी है आपका प्रवेश व जो है परीक्षा नियमों में उदारता होना,
सी है आपका परिसर की बाह्य चार दीवारी का ना होना, और ऑप्शन डी है भौतिक परिसर का ना होना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? बी ऑप्शन की प्रवेश व परीक्षा नियमों में उदारता होना, ये जो है विलक्षण विशेषता है मुक्त विश्वविद्यालयों की। अगला प्रश्न आपके सामने है 223 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 223 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 223 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, और प्रश्न क्या है कि उच्च शिक्षा में स्वावित्तपोषी कार्यक्रम के से तात्पर्य है। उच्च शिक्षा में स्वावित्तपोषी कार्यक्रम से तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 223 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों से लिए शुल्क से समस्त व्यय करना। ये उच्च शिक्षा में स्वावित्तपोषी कार्यक्रम से तात्पर्य होता है कि विद्यार्थियों से लिए शुल्क से समस्त व्यय कर देना, ये स्वावित्तपोषी कार्यक्रम कहलाते हैं। ओके, अगला है 224 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में कौन से विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गई है? तो कौन से विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गई भैया? तो बताने का प्रयास करें। तो जो है नवोदय विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई। नवोदय विद्यालय, बहुत पहले नवोदय विद्यालय चलता था, सॉरी अभी भी चलता है नवोदय विद्यालय, नवोदय केंद्रीय, नवोदय के लिए लोग फार्म डालते हैं बच्चे। 225 नंबर प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद कौन से दो अनुच्छेद शैक्षणिक अधिकारों से समानता सुनिश्चित करते हैं? अनुच्छेद कौन से हैं भाई? तो जो कि मतलब कि अनुच्छेद शैक्षिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करते हैं कि ये शैक्षिक अधिकार होते हैं मनुष्य के। तो जो अनुच्छेद 14 है और जो अनुच्छेद 29 है, ये जो होते हैं शैक्षिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, तो ये शैक्षिक अधिकारों में भी समानता आप देख सकते, शैक्षिक अधिकारों में समानता हो सकता है ये 14 या फिर 29, 29 और 30 होगा शायद ये, लेकिन जो है उनके लिए है। तो देखिएगा इसको, शायद यहाँ पर बुक में तो आपका यही लगा हुआ है। अब बाकी तो इसमें हमें लगता है कि 14 जो है अनुच्छेद 14 में जो बताया गया है विधि के समक्ष क्षमता, अर्थात कानून के हिसाब से सभी व्यक्ति को बराबर जो है देखा जाएगा। अब कानून की दृष्टि से अब यहाँ पर शैक्षिक अधिकारों की बात कर रहा है, और शैक्षिक अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल रूप से हमारे ख्याल से लगता है जो है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में पड़ेगा। ऑप्शन ए मेरे ख्याल से करेक्ट होगा। बुक में तो ऑप्शन सी दिया है, मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन ए होना चाहिए 29 और 30। ओके, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यकों को लेकर के शिक्षा से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, तो ये बात हो सकती है। 226 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस देश में तथा कब खोला गया? विश्व का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था वो किस देश में और कब खोला गया था भाई? तो कब खोला गया और किस देश में? तो ब्रिटेन में सन 1969 में खोला गया था। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसका संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है? किसका संबंध उच्च शिक्षा से नहीं भैया? किसका संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो है संबंध नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। दूर शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ये सब उच्च शिक्षा से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 228 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 228 नंबर प्रश्न क्या है कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यह मत किसका है भाई? यह मत किसका कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण शक्ति मतलब व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये जो है कहा था कथन है किसका? थॉमसन महोदय का है। अगला प्रश्न आपके सामने 229 है कि शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं। शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं। शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं। तो उपयुक्त मतलब सक्रिय साधन और निष्क्रिय साधन दोनों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न शिक्षा के विभिन्न साधन है। शिक्षा के विभिन्न साधन कौन कौन से भाई? औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक ये सब होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा 230 का। अगला प्रश्न आपके सामने 231 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका तो छिप गया, चलिए प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो भाई सीखने का प्रथम स्थान होता है, बिल्कुल होता है परिवार। कर्तव्य पालन की शिक्षा जो है यहीं पर मिलती है जो है अपने बच्चे को, मतलब और दूसरी क्या है, तीसरी बात क्या है कि जो है बालक के समाजीकरण का आधार भी परिवार ही होता है। परिवार के द्वारा बच्चे का समाजीकरण भी होता है। तो यही लिए आपका ये डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तीनों। ओके, उपयुक्त जो है सभी। अगला प्रश्न 232 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि विश्वविद्यालय मतलब परीक्षा आयोग, अर्थात जो विश्वविद्यालय परीक्षा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय परीक्षा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 233 नंबर है, निम्न में से मतलब परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं। निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं भैया। तो कौन कौन से उपाय हैं आप देखिएगा कि ऑप्शन ए दिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न वैसे आप सोचिए कि अगर आपको कौन कौन से पूछ ले और आपको ए और बी दोनों दिया हो ऑप्शन सी में, या फिर आपको डी में अगर दिया है उपयुक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हमेशा वही होता है। ये बात जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में एक कला बनी है, ये ट्रिक होती है ऑब्जेक्टिव को हल करने की। जब भी किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाए, कारण पूछा जाए, किसी चीज़ के तत्वों के बारे में बताया जाए, किसी का प्रकार बताया जाए और उसमें एक ऑप्शन अगर डी में आपको उपयुक्त सभी मिले, तो वही करेक्ट आंसर होता है 99.99%। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए प्रश्न से ही क्लियर हो रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं। तो भाई पैतृक प्रभाव होता है, मानसिक वातावरणीय प्रभाव भी है, सामाजिक वातावरणीय प्रभाव, अर्थात ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 234 नंबर की, राज्य मुख्य शिक्षा से क्या। 234 नंबर प्रश्न क्या है कि राज्य जो है मुख्य शिक्षा से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है भैया, किस प्रकार का साधन है। तो ये जो है एक प्रकार से राज्य जो है मुख्य रूप से शिक्षा का जो है वो व्यावसायिक साधन है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 135 नंबर, महर का भुगतान किसे करना पड़ता है। तो मेहर होगा, यहाँ पर महर लिखा है, मेहर। मेहर जो होता है ये मुस्लिमों में चलता है, ये एक प्रथा होती है। तो मेहर जो होता है ये मेरे प्यारे दोस्तों पति के द्वारा पत्नी को जो है कुछ जो है दिया जाता है। तो पति के द्वारा पत्नी को कुछ जो है राशि भुगतान की जाती है, तो वही होता है मेहर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ताकि मुसलमानों में क्या होता है कि जो है तलाक वगैरह की संभावना जल्दी रहती है, उसमें व्यवस्था पहले से थी, इसीलिए उसमें व्यवस्था करी गई थी कि मान लेते हैं जो मेहर की राशि होगी वो जो होगा जब शादी होगी उसी समय तय हो जाती है कि हाँ पति इतना रुपया जो है पत्नी को देगा। कहीं बाई चांस मान लेते दोनों में अनबन हो, बैठे ना दोनों में जो है सही तरीके से जीवन यापन ना हो पाए, कला हो परिवार में, ठीक है। तो इसके कारण मतलब इसको लेकर के तो आप क्या करें, आप तलाक ले लें और तलाक जब लें तो जो पत्नी मतलब पति के द्वारा जो पैसा मतलब दिया गया पत्नी को, उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ विद्वान, बाकी ये एकदम से फैक्ट बातें नहीं, लेकिन हाँ फिर भी यही माना जाता है। ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। अगला 236 नंबर प्रश्न है कि परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाने में किस विद्वान ने विशिष्ट योगदान दिया है। तो किस विद्वान ने विशिष्ट योगदान दिया भैया। क्या परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाने में जो हेनरी मेन है उन्होंने सबसे ज़्यादा विशिष्ट योगदान दिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके ऑप्शन में है 200 मतलब कि 237 नंबर प्रश्न है कि परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था। तो एक विवाह का सिद्धांत का जो प्रयोग है वो किसने किया था भैया, बेस्टर मार्क ने। किसने किया था, बेस्टर मार्क ने किया था। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था भाई बेस्टर मार्क ने किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, बेस्टर मार्क। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 234 नंबर प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लेखक के पुस्तक मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है। ओके, तो भाई कौन है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई, यही बेस्टर मार्क ही है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 239 नंबर प्रश्न है कि मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं भैया। तो भारत में जो असम राज्य है उसमें खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं पहाड़ियों पर रहने वाली कुछ जनजातियाँ हैं जिनको खासी पहाड़ी पर जो जनजाति रहती है उसको खासी कहते हैं, और जो गारो पहाड़ी पर रहती है उसके गारो जनजाति कहते हैं। तो भारत में असम राज्य में दो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी। जयंतिया भी एक पहाड़ी है, लेकिन खास करके खासी और जयंतिया में मातृसत्तात्मक परिवार है, अर्थात यहाँ पर जो माताएं होती हैं वो जो है परिवार का संचालन करती हैं। अगला प्रश्न 240 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रीय एकता का जो अर्थ होता है वो होता है आपका क्या, कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी के साथ भोजन करना, सभी विद्यालयों का आपसी प्रेम, सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना। नहीं, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 241 नंबर प्रश्न है
देखने का प्रयास। 241 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीन और मौलिक समूह कौन सा है? सबसे प्राचीन और मौलिक समूह है कौन सा है भाई? जो परिवार होता है सबसे प्राचीन और मौलिक समूह है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 242 नंबर, रीड के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा परिवार का प्रमुख कार्य है? वंश वृद्धि है, या समाजीकरण है, या यौन इच्छाओं की पूर्ति और नियंत्रण करना है, या फिर उपर्युक्त डी? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो परिवार के प्रमुख कार्य कौन से? वंश वृद्धि भी होती है, समाजीकरण करना भी होता है, यौन इच्छाओं की पूर्ति व नियंत्रण करना भी होता है। अगला प्रश्न है 243 नंबर प्रश्न है आपका कि आकबर एवं निमकाफ के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा परिवार का कार्य नहीं है? आकबर एवं निमकाफ के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा परिवार का कार्य नहीं है भैया? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण जो है ये कार्य जो है नहीं है परिवार का, बाकी स्नेह व प्रेम, रक्षा संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है 244 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के मतलब उद्देश्य क्या है? सॉरी, शिक्षा कहाँ है, उद्देश्य ही क्या है? तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है भाई? ऑप्शन है बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी दिया है बालकों को व्यावसायिक शिक्षा, ये भी होता है सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा अवकाश का सदुपयोग करना भी सिखाता है कौन शिक्षा? तो ये तीनों ऑप्शन हो गया, अर्थात ये ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 245 नंबर प्रश्न है सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का कौन सा कार्य है? सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का कौन सा कार्य भाई? सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन से कार्य हैं? तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के जो कार्य हैं, ऑप्शन ए दिया व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना बिल्कुल। ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण करना बिल्कुल, ये भी कार्य होता है शिक्षा का। और असामाजिक परंपरा की सुरक्षा करना, हस्तांतरण करना, ये भी कार्य होता है। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृतियों का हस्तांतरण होता है। तो ये सभी कार्य होते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। जब भी किसी चीज़ की कार्य पूछा जाए, विशेषता पूछी जाए, प्रकार पूछा जाएगा या महत्व पूछा जाएगा, तो ये सभी ऑप्शन आप मान लीजिए कि जो है ऑप्शन जो डी होता है वही करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन डी में दिया होगा आपको ये सभी, ओके, या उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 246 नंबर, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है कि सामाजिक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सामाजिक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए भैया? ऑप्शन ए दिया है पाठ्यक्रम। अब देखिए यहाँ पर विशेषताएं पूछी गई हैं 246 में। अब देखिए अप्लाई होता है कि नहीं अप्लाई होता है। तो पाठ्यक्रम लचीला तथा परिवर्तनशील होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और दो ही जैसे आपको पता चला कि दो ही सही है, तब तीसरा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डी लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तीसरा क्या है कि पाठ्यक्रम उत्तरदायित्व के निभाने में सहायता देता है, बिल्कुल देता है, तो ये डी करेक्ट आंसर होगा। विशेषता पूछी गई थी, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ना? आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में समाज के रूप दिए गए हैं, उनमें मतलब उनके सामने उनकी शैक्षिक विशेषताओं को दिया गया है। समाज और विशेषता का सही प्रकार बताइए। आइए देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आपकी विशेष समाज दिया है प्राचीन और मध्यकालीन समाज। प्राचीन और मध्यकालीन समाज जो होगा आपका, ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि विशेष समाज का विशेषता सही प्रकार बताइए। तो सही प्रकार क्या है भाई? यहाँ पर देखिए कहा गया है कि निम्न पंक्तियों में समाज के रूप दिए गए हैं। निम्न पंक्तियों में क्या दिया गया है? वैसे समाज के रूप दिया गया है। उनके सामने उनकी शैक्षिक विशेषताओं को दिया, मतलब सामने सामने दिया गया, आपको मिलान नहीं करना है। इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, सभी की जो है विशेषताओं को समान सामने दिया गया है। समाज और विशेषता का सही प्रकार कौन सा है? तीन ठो गलत है इसमें और एक ठो जो है वो सही है। अब वो सही वाला आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। आइए देखते हैं भाई। पहला है आपका कि प्राचीन और मध्यकालीन समाज मानसिक विकास पर बल बिल्कुल नहीं देता था, गलत हो गया पहला। दूसरा है आधुनिक समाज धार्मिक विकास पर बल, नहीं, आधुनिक समाज धार्मिक विकास पर बल ही नहीं देता। तीसरा है कि आदर्शवादी समाज जो होता है भौतिक सुखों की उन्नति पर बल देता नहीं, आदर्शवादी बिल्कुल भौतिक सुखों की उन्नति पर बल नहीं देता है। आपका बचा कौन? डी, यही करेक्ट आंसर होगा। जनतंत्रवादी समाज और जनतांत्रिक गुणों का विकास करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन आपका कौन सा? डी वाला, ओके, ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, अब 250 तक आज हम चलेंगे, 250 के बाद में हम कल फिर देखेंगे, ओके, ध्यान रखेंगे। 248 नंबर प्रश्न क्या है कि समाज की कौन कौन सी बातों पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है? समाज की प्रकृति तथा आदर्श, ऑप्शन बी है आपका जो है सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है सामाजिक दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपसे पूछा क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया कौन कौन सी बातें। अब कौन कौन सी पूछा गया, तो जाहिर सी बात है एक से दो की, मतलब कि एक से अधिक की बात कर रहा है, अर्थात दो या से तीन की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर जब भी और कौन-कौन सी पूछा है और ऊपर तो डी मतलब ऊपर सभी ऑप्शन में आपको दिया है डी में। तो करेक्ट आंसर हमेशा और हमेशा आपका डी ही होगा। ये बात आप तुक्का मार करके लगा दीजिएगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक शुक्ला एचडी पॉइंट आपका दावा करता है कि करेक्ट आंसर वही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये से नहीं कह सकती कि एक आध प्रश्न में से आपका मिस हो जाए। एक आध प्रश्न की बात कर रहा हूँ 100 में से, बाकी मिस नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने आपके सामने एग्जाम्पल कई आपके समक्ष दे दिया होगा। अगला प्रश्न है 249 नंबर, शिक्षा का समाज पर किन-किन दशाओं में जो है प्रभाव दिखाई पड़ता है? देखिए वो ऐसा ही प्रश्न फिर आ गया, किन-किन दशाओं में? अब जब किन-किन शब्द आ गया इसका मतलब कि 2 है, आँख मूंद करके डी लगा दीजिए, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सामाजिक विरासत का संरक्षण बिल्कुल होता है भाई। शिक्षा का समाज पर कई दशाओं में सामाजिक विरासत का संरक्षण करना होता है। सामाजिक भावना की जागृति, सामाजिक नियंत्रण ये सब होता है ना शिक्षा का प्रभाव। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न आपका है कि भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है? यहाँ पर किन-किन नहीं आया है तो डी में आपको दिया नहीं ऊपर सभी। ए दिया भौतिक वस्तुओं से, बी है मूल्य एवं विश्वासों से, सी है आदतों से और डी है व्यक्तित्व से। तो भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है भैया? भौतिक संस्कृति जो है वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अब बाकी जो प्रश्न होंगे आपके 251 के बाद के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और लगातार मैं आप लोगों से साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में 51, 52 इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं चर्चा करता रहूँगा। और आज लगभग हमने मेरे प्यारे दोस्तों 130 प्रश्नों को जो है डिस्कस किया, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने आपको इंडिकेट कर दिया। इंडिकेट मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जो है आपको ऐसा बता दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो वैसे जानकारी के लिए आपको बता रहा था, लेकिन अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि विशेषता, कारण, परिणाम इन सभी को लेकर के पूछे जाते हैं, तत्व, प्रकार ये सब पूछे जाते हैं। तो इन सब में आपको जानकारी की आवश्यकता होती है। आपसे पूछ लेगा समुदाय की विशेषता है या अंतर्राष्ट्रीयता की विशेषता क्या है, विशेषताएँ, तो ये इसमें दिक्कत होती है क्योंकि विशेषताएँ तभी आप बता पाएँगे जब उसके बारे में आप पूरा जानकारी होगी आपके पास। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। धन्यवाद।